में बात कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो जैसे यानी जो एक्शन एट अ डिस्टेंस होता है उस पे फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वो फील्ड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जो फोर्स लग जाता है, ठीक है, और फील्ड हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो फील्ड ही वो मीडियम है जिससे एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। उस फील्ड के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें फैराडे ने बताया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो पॉजिटिव रिपल करते हैं, उसके पीछे का रीज़न भी फील्ड है, या पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, उसके पीछे का रीज़न भी फील्ड है, ठीक है। अच्छा, ये फील्ड में मतलब दो तरह के चार्ज पार्टिकल हैं, तो दो तरह की फील्ड भी बनती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। अब हम लोग फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ये होता है कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, तो वो किस टाइप की होती हैं, ठीक है। वो किधर से किधर, अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, या वो दिखती कैसी हैं। अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो इसके लिए फिर एक तरह का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये भी थ्योरी है कि आपको पता है कि आपको अगर किसी चार्ज पार्टिकल की फील्ड लाइंस को टेस्ट करना है, यानी पता करना है कि वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कैसा असर डालती है, ठीक है, किस तरह का असर डालती है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज बनाया। जैसे यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये दिख रही है ना, विजिबल है, क्लियर, लाइट कलर थोड़ा, हाँ ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट चार्ज बनाया छोटा सा, ठीक है, एक इमेजिनरी कह सकते हो। ऐसा टेस्ट चार्ज बनाया जिसकी अपनी कोई फील्ड ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर उसकी अपनी फील्ड होगी तो वो भी फिर जब इसके करीब में लाएंगे तो वो अपनी फील्ड से भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, तो फिर आप सही तरह से ठीक तरह से इसकी फील्ड्स के बारे में आइडिया नहीं लगा पाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर इस पे रखना है कि जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, इसको आप सोर्स चार्ज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं, जिसको आप टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका है सोर्स चार्ज, ठीक है। और जिससे टेस्ट कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो इसको इसके पास लाए, तो अब इसको पास लाए तो आपको पता है ना, पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होता है, दूर जा रहा था। तो इसकी जो फील्ड बनी वो ऐसी थी, वो जो ये सोर्स चार्ज है उससे बाहर की तरफ निकल रही थी, ऐसे ऐसे, ये देखो इस तरह से। आप इस टेस्ट चार्ज को इस पूरे रीजन में, इस पूरे स्फेरिकल रीजन में कहीं पे भी रखिए, ये उसको हमेशा बाहर की तरफ ही धकेलेगा, ठीक है, बाहर की तरफ धक्का देगा। तो इसलिए जो इनकी डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, ठीक है, बाहर की तरफ है। यानी ये जो सोर्स चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह से इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गई जो आउटवर्ड है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो दे आर रनिंग आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर किसी नेगेटिव सोर्स चार्ज, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है आपका, ठीक है, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है। नेगेटिव सोर्स चार्ज की जगह पे टेस्ट चार्ज नहीं बदला हमने, टेस्ट चार्ज हम वही लाएंगे जो हमने एक बार बना लिया है, ठीक है। तो वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अब जब इसके पास लाएंगे तो ये तो खींच लेगा उसको अपने साइड पे। तो जब खींच लेगा इसका मतलब जो फोर्स होगा वो इनवर्ड होगा, अपनी तरफ खींचने वाला होगा। इसीलिए जो लाइंस है वो ऐसी हैं यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे कहीं होगा और इसको इसने खींचा, तो ये कहीं पे भी इसको रखिए, इसको आप इस रीजन में कहीं पे भी रखिए और वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ही। तो इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव सोर्स चार्ज होता है उसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा इनवर्ड होती हैं। तो इस तरह से हमने एक पैटर्न डिफाइन कर दिया कि हम स्टडी करेंगे तो हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होंगी उसकी लाइंस, और नेगेटिव की इनवर्ड होंगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है, अब अगर मान लीजिए इनको पास कर दें, पास ले आए हम, तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर पास ले आए तो क्या होगा, तो पॉजिटिव की लाइंस ऐसे निकल के ऐसे नेगेटिव में जाएंगी, बोलो ऐसे, ऐसा कुछ बनेगा नहीं, इस तरह से कुछ, ये देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों सोर्स चार्ज को अगर आप पास ले आए तो इसकी लाइंस बाहर निकलती हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा फिगर, बोलो, ये इसकी बाहर निकल रही होंगी ऐसे, और इसकी लाइंस कैसी होती हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं। तो ये इस तरह से बनता है अगर दोनों को आप पास ले आते हैं तो, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो बस याद रखने वाली चीज़ इतनी है कि पॉजिटिव की लाइंस बाहर, नेगेटिव की लाइंस अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से होगा, जब दोनों को पास लाएंगे इधर से लाइंस निकलेंगी और इसमें एंटर कर जाएंगी, दोनों अगर पास रखे होंगे, ठीक है। दो पोल्स हैं, दो पोल्स को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अरे दो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाई, टू नहीं बेटा, डाई बोलते हैं इसमें, डाई और पोल, तो क्या हो गया, ये क्या बन गया, डाई पोल, ठीक है। दो पोल्स हैं यहाँ पे,
डायपोल के बारे में आप पढ़ेंगे भी अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएगा तो कुछ इस तरह की फील्ड बनेगी क्या? सही है ये गलत है? पॉजिटिव पॉजिटिव जब पास में होंगे तो ऐसी ही बनेंगी ना फील्ड, गलत है? बताओ, अगर कोई दो पॉजिटिव चार्जेस आ गए पास में तो उनकी फील्ड्स कैसी बनेंगी? दोनों बाहर जा रही होंगी ना फील्ड, दोनों की दूर दूर, इसकी भी इधर दूर होंगी, ठीक है? तो सही तो बना है ना? बोलो, ऐसी होंगी ना? ऐसे ही तो दिख रहा है। हाँ, बस इसमें एक बात ये है कि ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है, जहाँ पे रेड रेड रीजन आ रहा है बार बार, दिख पा रहा है? ये फिगर सही दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ, तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं जो कि नहीं करना चाहिए, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे, ठीक है? हाँ, ये देखिए, ये वही चीज़ हमने बताया था आपको कि जो नेगेटिव होगा उसमें इनवर्ट होंगी, और देखिए नेगेटिव में अंदर जा भी रही हैं और पॉजिटिव से बाहर निकल रही होंगी। तो ये बिल्कुल इस तरह से। अब आपको थोड़ा बहुत अगर जिनने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है वो समझ में आ रहा होगा कि आखिर वहाँ पे नॉर्थ साउथ में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बना ही यहीं से है, ठीक है? आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, जो कि हम अब तक देख ही रहे हैं, फील्ड ही इमेजिनरी है, ठीक है? दूसरा ये दे नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो सोचो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव वाला ही ले लेते हैं एग्जांपल, ये ऐसे जा रही थी, इन्होंने यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया। अब अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो आप लाइंस की डायरेक्शन पता करने के लिए, अगर किसी सर्किल में आपको डायरेक्शन पता करनी है तो आप कैसे पता करते हैं? बताइए, सर्किल में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? अरे सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, बताओ। हाँ बिल्कुल, टेंजेंट की मदद से। अब देखिए ये लाइंस आपको बताया हमने कि सर्कुलर हैं पूरी। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव को रखा हुआ है यहाँ पे, पूरा सर्किल बना रही है, फॉर्म कर रही हैं, तो यहाँ पे अगर आप इनको डायरेक्शन पता करनी है तो ऐसे टेंजेंट बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे बताएंगे। अगर यहाँ पे देखनी है तो मान लीजिए ये इस तरह से होगी ना डायरेक्शन। अब मान लो अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं, ऐसे जा रही हैं और एक फील्ड लाइंस ऐसे कर गई, तो एक का टेंजेंट इधर जा रहा है, एक का टेंजेंट इधर जा रहा है, तो क्या एट द सेम टाइम दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो अगर लाइंस अगर कोई तुमसे पूछता है कि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उससे क्या नुकसान है? उससे नुकसान ये है कि आपको दो टेंजेंट बनेंगे, दो डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल? आप किसको मानेंगे, किसको डायरेक्शन सही मानेंगे कि ये वाली इसको माने या उसको माने? ठीक है, तो दो डायरेक्शन मिल रही है यहाँ पे, देखिए ये देखिए, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये मिल रही है। क्लियर है ये? बोलो कि लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि डायरेक्शन दो हो जाएंगी वहां पे। तीसरा पॉइंट है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस आर क्लोजर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, जहां पे बी रखा है, बी के पास जो दो लाइंस है उनके बीच की गैपिंग ज्यादा है ना, और जहां ए रखा है वहां पे गैपिंग कम है। देखो बेटा, दिख रहा है? यहाँ पे लाइंस के बीच की गैपिंग कम है और यहाँ पे देखो गैपिंग ज़्यादा है। ये देखो इतनी बड़ी गैपिंग है और ये गैपिंग इतनी सी है। तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन ज़्यादा पास है। जहाँ पे लाइन ज़्यादा पास होंगी वो फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। और जहाँ पे लाइंस दूर है वहाँ पे फील्ड कैसी होगी? उसके कंपेरिजन में कैसी होगी? वीक होगी। क्लियर है? हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। फील्ड लाइंस जहाँ स्ट्रॉन्गर होंगी। अब बताओ अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दें प्लस और ये माइनस, ठीक है, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल के जा रही हैं इस तरह से, ठीक है, लगातार, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ कोई पूछता है कि जो फील्ड लाइंस यहाँ पे आ रही हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगी? बताओ कहाँ पे होंगी? सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगी? चार्जेस के पास में होंगी ना सबसे ज़्यादा चार्जेस के पास में इनकी जो इंटेंसिटी है वो जो इनकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी फील्ड लाइंस सबसे करीब कहाँ पे हैं? चार्जेस के बिल्कुल पास। जैसे आप चार्जेस से दूर जाते जाएंगे इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या बढ़ जाएगा, क्या कम हो जाएगा? वो जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो फील्ड लाइंस जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाएंगी, जहाँ पे उनकी गैपिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ वीक होगी उतनी ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ये तो आसान है, ये सारी जो फील्ड है ना, ये 3D फिगर में अगर आप देखेंगे तो सब परपेंडिकुलर है, ठीक है। चार्ज के जो सरफेस के ऐसे, जैसे मान लीजिए ये चार्ज है तो उसके ऐसे बिल्कुल आके लग रही हैं हर तरफ से, इधर से भी, ठीक है, इधर से भी, हर साइड से परपेंडिकुलर है वो। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है आपका कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बात है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी फील्ड जो बनेगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है इफ द चार्ज इज सिंगल देन दे स्टार्ट एंड एट इन्फिनिटी। अगर चार्ज सिंगल है तो फिर उनका स्टार्ट और एंड कुछ है ही नहीं, कहाँ तक जाएंगी कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है।
तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स को याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के। इनमें से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा, 6 पॉइंट लास्ट वाला, ये वाला कौन सा पॉइंट? 5th 6th 4th कौन सा पॉइंट? बेटा सुनाई नहीं दे रही, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। किसी को समझ में आ रहा हो तो बोले, कौन सा पॉइंट बोल रही हैं? लास्ट वाला? अच्छा, देखो कह रहा है अगर चार्ज सिंगल है, अगर सोचो चार्ज सिंगल है तो ये जो फील्ड लाइंस हैं यहाँ से मान लीजिए निकल रही हैं, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये फील्ड लाइंस कहाँ पे एंड होंगी ये हम नहीं बता सकते ना, बोलो। अगर चार्ज सिंगल है उससे, जैसे ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें फील्ड लाइंस एंड हो रही हैं, लेकिन ये आ कहाँ से रही है हमें नहीं पता है। और इसी तरह से अगर कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है, इसकी जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है कहाँ तक जाएंगी ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सिंगल चार्ज के बारे में यही कह रहा है कि उनकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ एंड हो रही हैं, इन्फिनिटी पे ही एंड होंगी जाके। तो उनकी एंडिंग पॉइंट या वो स्टार्ट कहाँ से हुई, नेगेटिव में स्टार्ट कहाँ से हुई है ये हम नहीं बता सकते, पॉजिटिव में एंड कहाँ होंगी ये हम नहीं बता सकते, जब तक कोई दूसरा कोई चार्ज ना रखा हो जहाँ पे जाके वो एंड हो रही हो। जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव लेवल में अगर कोई पॉजिटिव रखा है तो हम बता देंगे इस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आ रही है, लेकिन खाली नेगेटिव रखा है तो आप कैसे बताएंगे कहाँ से आ रही हैं? क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट है, हाँ, कूलॉम आपको पता है, जो चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो फील्ड बना रहा था उसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। कूलॉम की हमने और यूनिट्स भी पढ़ी हैं, याद है किसी को? कल पढ़ी थी कूलॉम से एक छोटी यूनिट, कूलॉम एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट भी पढ़ी थी हमने कल। कौन सी? हाँ, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स को और क्या बोलते हैं? उसको स्टैट कूलॉम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर आपसे पूछे कि कूलॉम की एसआई यूनिट तो ये है, बताओ उसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जिन लोग कल क्लास में नहीं थे वो लोग कल का वीडियो जरूर देखें, ठीक है, उसमें उसको बताया गया था। और रिलेशन क्या होता है, अच्छा याद है इसकी सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में? हाँ, ठीक है, तो उसको देखिए जरूर, ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी आपकी, ना स्कूल में पढ़ाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, ये है कूलम भाई साहब, ठीक है। और चार्ज का ये सब पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, रिवीजन हो गया आपका। प्रोटॉन पे भी चार्ज वही होगा, बस ये माइनस गलत लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्लियर हो गया तो फिर इस पर आप बहुत अच्छे अच्छे आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चन तक भी कर सकते हैं, अगर आपने इसको यहाँ अच्छे से समझ लिया। देखिए, और इस पर हम दो आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि हर एक कोई भी चार्ज जो होता है वो अपने सराउंड में क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है, इनविजिबल फील्ड जो हमें दिखाई नहीं देती है। और अगर आप दूसरे चार्ज को इस फील्ड में लाते हैं तो दूसरा चार्ज है वो क्या महसूस करता है? क्या महसूस करता है, बोलो? क्या फील करेगा वहाँ पे? फोर्स फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा ना उसकी तरफ। या तो वो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा या तो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो इतनी बात याद रखो कि जब आप कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है और उस फील्ड में जब कोई एक्सटर्नल चार्ज आता है तो वो फोर्स महसूस करता है, ठीक है। तो वो क्या होगा? आप देखिए यहाँ पे वो फोर्स, यहाँ पे देखिए इस केस में कैसा है? इस केस में रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, हाँ, आउटवर्ड निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कैसा होगा? इनवर्ड होगा, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई आप समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? यानी आप किसी चार्ज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाई जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, और वहां पर एक दूसरा चार्ज आया, उस दूसरे चार्ज ने इससे एक फोर्स महसूस किया, उसने उसको पुश कर दिया, दूर ले गया पुश करके, ठीक है। तो जिस फोर्स से वो उसको पुश कर रहा है, किसको पुश कर रहा है? किसको पुश कर रहा है? ये वाले चार्ज को, ये जो एक्सटर्नल चार्ज आया है, जिस फोर्स से इस चार्ज को ये पुश कर रहा है, ठीक है। कोई भी ये वाला चार्ज होगा तो इसको भी एक फोर्स से पुश करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पर लेकर आए हैं, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इस फोर्स को आपका महसूस कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है? ये जो बीच वाला चार्ज है, ठीक है। यहीं से डिफाइन होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वो फोर्स जो वो यूनिट चार्ज महसूस कर रहा है। कौन यूनिट चार्ज? ये क्यू वाला, ठीक है। और कौन सा फोर्स? जो उस पर ये सोर्स चार्ज लगा रहा है। तो F/Q, ठीक है, जो फोर्स लगाया जा रहा है और जिस पर लगाया जा रहा है, उन दोनों का रेशियो ले लीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी वहां की, ठीक है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड।
हाँ, फॉरेन चार्ज है, फॉरेन पार्टिकल क्या चार्ज, यूनिट चार्ज हम बोल रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ये देखिए लिखी है, ये है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है, तब समझ में आ गई। Q जो है आपका यूनिट चार्ज हो गया। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक फॉर्मूला है, क्या है, जो फोर्स लग रहा है और जिस पर लग रहा है उन दोनों का रेशियो ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी वहाँ पे हमारी, ठीक है। अब आता है इसका यूनिट, क्या यूनिट होगी, बहुत आसान है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना, और चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलम। हाँ हाँ बेटा, क्या कह रहे हो, एक बार हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग पढ़ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज बनाता है अपने चारों तरफ, ठीक है, उसमें जब कोई दूसरा चार्ज आता है बाहर से तो वो उसके ऊपर जो फोर्स लगाता है, ठीक है, उस फोर्स को अगर हम उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसको कितनी इंटेंसिटी का फोर्स फील हो रहा है, किसको, जिस पे लगाया जा रहा है, जो बाहर से आया है यूनिट चार्ज। देखो ये यूनिट चार्ज था, ये इस फील्ड में आया, जब इस फील्ड में आया तो इसने इसको धक्का दिया कुछ ना कुछ फोर्स से, तो ये वाला जो फोर्स है इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये अगर आप निकालना चाहते हैं, यानी इस फील्ड ने कितनी इंटेंसिटी के साथ इसको बाहर फेंका है, तो आप इस फोर्स से इस चार्ज को डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। क्लियर है? और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इतना सबको समझ में आ गया है, नहीं आया तो फिर से पूछ लो, आगे चलते हैं, ठीक है, बताओ, क्लियर है, देख लो। क्या करो, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है तब, हाँ, तो तब अलग अलग निकलाएगी सबकी, जितने भी चार्जेस होंगे सबकी अलग अलग निकाल के वेक्टर एडिशन हो जाएगा उनका। आगे चलते हैं, दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्फेरिकल रीजन होता है जो चार्ज अपने चारों तरफ बनाता है, जो हम अब तक देख रहे थे, और उसी रीजन में जो फोर्स फील्ड होता है, फोर्स फील होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो दूसरे चार्ज को फोर्स फील हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या है, देखिए एक ऐसे भी समझ सकते हैं इसको बहुत आसानी से कि जैसे मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, आप एक दूसरा चार्ज यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए इसके बीच की डिस्टेंस r है, आपको ये नहीं पता है कि कितना फोर्स लगा रहा है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, वो तरीका हम बता रहे हैं। अगर फोर्स पता है तब तो फोर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए, निकल आएगा, लेकिन अगर फोर्स नहीं पता है तो फिर कैसे निकालते हैं, फिर क्या क्या पता हो तो निकल आएगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस हमको पता है, दो चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है, बताओ उन पर लगने वाला फोर्स कैसे निकालते हैं, पता है कैसे निकालते हैं? yes. हाँ, कैसे निकालते हैं? इन पे लगने वाला फोर्स भाई ऐसे निकाल सकते हैं ना, E इक्वल टू F/Q, अभी देखा पीछे हमने, एक तरीका ये है हमारे पास निकालने का, E इक्वल टू F/Q से निकाल सकते हैं अगर हमें फोर्स निकालना है। लेकिन अगर हमको F नहीं पता है तो क्या करेंगे हम, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, किसका, कूलॉम का, पता है ना कूलॉम का फॉर्मूला। कूलॉम ने हमें क्या बताया था कि जैसे न्यूटन ने हमें दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया था ना, बताया था नहीं, न्यूटन ने ग्रेविटेशन में पढ़ा है ना, न्यूटन ने बताया था अगर कोई मास m1 है, अगर कोई मास m2, उनके बीच की डिस्टेंस r है तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, G m1 m2/r², पढ़ा है ना सबने 9th क्लास में, बोलो नहीं पढ़ा, हाँ, एग्जैक्टली वही फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए बस उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने बताया था दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो वो फोर्स हो जाएगा आपका F इक्वल टू G m1 m2/r²। लेकिन अगर यहाँ पे चार्जेस हो Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस r हो तो कूलॉम ने उसका फॉर्मूला बना दिया, यहाँ से उठा के क्या बना दिया, K Q1 Q2/r²। देखो सेम है ना फॉर्मूला बिल्कुल, खाली मास की जगह पे क्या कर दिया है और कांस्टेंट अलग हो जाएगा, वहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था G, यहाँ पे कूलॉम कांस्टेंट हो जाएगा ये K।
कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बताएंगे उसके बारे में क्या होता है वो। ये समझ में आ गया ना, ये फोर्स, ये कूलम फोर्स है चार्जेस पे लगने वाला। बोलो, इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल उसी पे बेस्ड है ना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा लगता है उन्होंने कॉपी किया है पूरी तरह से उठा के। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होगा बताइए, यहां पे क्या फोर्स निकल के आएगा जरा? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या फोर्स निकल के आएगा यहाँ पे? ये होगा ना, ये देखो K Q, ये कैपिटल Q स्मॉल q, उनके बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर। इतना क्लियर है? बोलो सबको, कोई डाउट इतने में? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। K की जो वैल्यू है वो आपको ये मान के चलनी है अभी तक इस लेवल पे, जो कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उन सब में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, K के बारे में कुछ और चीजें भी हम बता देंगे आपको, लेकिन आपको अब तक बस इतना ही फोकस करना है K के बारे में। ठीक है, तो K जो कांस्टेंट है, जैसे G की क्या होती है, कैपिटल G का क्या होती है वैल्यू? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? क्या याद किया हुआ है आपने 9th क्लास से अब तक? 6 पॉइंट ऐसे कुछ, क्या है ऐसे ही ना कुछ 6.67 करके है ना, 10⁻। हाँ देखिए यहाँ पे, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में रखते हैं और क्या आएगा हमारे पास? इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें बताओ भाई? दोनों में फोर्स है, फोर्स से इक्वेट कर दें दोनों को। ये देखिए पहली इक्वेशन और ये देखिए दूसरी इक्वेशन, क्या मिलने वाला है यहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे भाई। दोनों तरह से फोर्स निकालने का हमने तरीका देखा। अब राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इस तरह से कुछ मिलेगा, EQ = KQ × Q/r²। ये फाइनल है या अभी कुछ होगा इसमें? कॉमन क्या हो जाएगा यार? Q कैंसिल हो जाएगा शायद, है? हाँ हाँ ठीक है, ये देखिए ये आ गया आपके पास, ये आ गई फाइनल इक्वेशन। देखिए दूसरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। जब फोर्स न दिया हो, क्या दिया हो? सिर्फ चार्ज पता है और दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन पता है हमको, तो हम निकाल सकते हैं। और K की वैल्यू हमें क्या लेनी है अभी हम देख चुके हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जरा आप लोग ट्राई करिए। A positive test charge of 20 microcoulomb is placed in electric field. The force on it is 0.4 Newton. Find the magnitude of electric field intensity. देखिए क्या आता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का, उसको रखा गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज है एक 20 माइक्रोकूलम का। माइक्रोकूलम को कूलर में चेंज करने का तरीका क्या है? 10⁻⁻6 से कर दीजिए आप। ठीक है, एक कूलम में 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम हो गए। अब देखिए यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? 0.4 न्यूटन का। ठीक है, आपको ट्राई तो करना चाहिए था कम से कम। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने बताया था जब हमको फोर्स पता है, चार्ज पता है, तो क्या फॉर्मूला होता है? जब चार्ज पता है, फोर्स पता है, तो अभी फॉर्मूला पीछे निकला है E = F/Q। बोलो, E = F/Q फॉर्मूला है, ये देखिए। क्लियर है? अच्छा, इसमें वैल्यू तो रखनी थी। क्या आया? किसी का आंसर आया? ये देखिए, अब वैल्यू भी रख दी हमने। अब बता दो भाई कितना? 10⁵ और उसके साथ अच्छा कुछ ये आ रहा है 20,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जिसका भी आया है सही है। चलें, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई क्वेश्चन में? अगर समझना है तो फिर से बताओ, वरना आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी था, कुछ नहीं था, दोनों की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 50 माइक्रोकूलम सोर्स चार्ज। आपको ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? क्या दिया हुआ है? एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 50 माइक्रोकूलम सोर्स चार्ज। ठीक है, एक सोर्स चार्ज है, उससे एक चार्ज रखा हुआ है। कितनी दूरी पर रखा है? 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? टेस्ट सोर्स चार्ज की वैल्यू दी है कितनी? 50 माइक्रोकूलम को चेंज करिए कूलम में। अब हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? बोलिए। हाँ, E = KQ/r²। अभी हमने पीछे देखा है। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। K की वैल्यू हम ये लेंगे 9 × 10⁻⁻⁴
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया। आया किसी का आंसर कैलकुलेट करके बताइए। 45 क्या? 4.5 हाँ सही है, न्यूटन पर कूलम। 4.5 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? बोलिए। तो ये दो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बहुत आसान से ऐसे समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए किसी इंसान को बोलें और तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैन और उसकी पावर ऐसे रिलेटेड है। अगर मैन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए तो उसकी पावर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हाँ, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी पावर होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को डिफाइन कर रहा है ये। दो फॉर्मूले निकालने के हैं, दोनों फॉर्मूले याद रखिए, F/Q और Q/R²। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत अब तक किसी को, किसी तरह की नहीं? अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हमने देखा कि जो एटम होता है, ठीक है, उस एटम के अंदर कुछ इस तरह से आपके, जैसे मान लीजिए ये बीच में क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये न्यूट्रॉन हो गए और उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि दो चीज़ों को जब हम लोग रब करते हैं आपस में, ठीक है, दो चीज़ों का आप रब कर रहे हैं, मान लीजिए आप ग्लास के साथ आपने रब किया, ग्लास के साथ आपने रब किया सिल्क को, तो कोई बताएगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन किस में से किस में निकल के जाएंगे, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा? ग्लास पे क्या आएगा? ग्लास पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क पे कैसा आएगा? नेगेटिव। देखो सही कह रहा है, ग्लास पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ग्लास आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर गया ना। ग्लास ने लूज किया है या सिल्क ने लूज किया है? किसने लूज किया? हाँ, ग्लास ने लूज किया है। यानी ग्लास को सिल्क के साथ रब किया गया तो ग्लास का जो एटम था उसने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और सिल्क आसानी से लूज नहीं किया इसलिए उसने ले लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई क्वांटिटी ऐसी जरूर है जो ये डिफाइन करती हो कि कौन आसानी से लूज करेगा, कौन देर में लूज करेगा। तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, उसको ऐसे फाई से डिनोट किया जाता है। वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिसका वर्क फंक्शन अगर ज़्यादा होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से लूज नहीं करेगा। यहाँ पे सिल्क का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, यानी सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से देने वाला नहीं है, जबकि ग्लास का कम था तो ग्लास ने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब दो चीज़ों को रब किया जाएगा तो ये डिसाइड किया जाएगा कि दोनों में से किसका वर्क फंक्शन कम है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, दूसरे वाला गेन करके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दो चीज़ों को रब करने से जब एक के ऊपर पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता है, ये आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एट्थ में भी आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक चीज़ के ऊपर नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे नहीं रहा तो लेगा, फिर वो जिसके साथ उसको रब किया गया है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज वो करेगा जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, और जिसका ज्यादा होगा वहां पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ उसको क्या बोलते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ ली है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, नॉन मेटल नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव करके कुछ बोलते हैं, बताओ। हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसको कहेंगे? जो आसानी से लूज कर जाए या ना करे, बोलो। हाँ, लूज कर जाए, यानी वो उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ही दिखा रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, लूज किए हैं, है ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जितने भी हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाते हैं जिनका वर्क फंक्शन कम है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये तो बात हो गई स्टैटिक चार्जेस की कि जो चार्जेस, अब पता है आपको जो स्टैटिक चार्जेस के बारे में अब तक हम लोग देख रहे हैं, स्टैटिक चार्जेस के कुछ प्रैक्टिकल वो भी होते हैं, जैसे रबिंग जहाँ भी हो रही है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन में क्या होता है कि उसमें एयर फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा चार्ज, बहुत सारी चीज़ें उससे रब होती हैं, रब होते होते बहुत सारा चार्ज उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है।
तो फिर जब एयरप्लेन लैंड करता है तो उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ताकि सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाए। अदरवाइज क्या होगा, जो लोग उतर रहे होंगे और जरा भी कहीं भी हाथ लग गया ना, तो सोचो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना बड़ा झटका लगेगा सबको। तो स्टैटिक चार्ज का ये एग्जाम्पल है। दूसरा ये होता है जो वो जो टैंकर्स होते हैं जिसमें वो ऑयल भरा होता है, पेट्रोल डीजल के जो टैंकर देखे होंगे, तो पेट्रोल डीजल के टैंकर पे भी बहुत सारा एयर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जमा हो जाता है, ठीक है, रबिंग की वजह से। तो उसमें भी क्या होता है कि नीचे की तरफ आपने देखा होगा चेन्स जैसी लटकती रहती हैं जो ग्राउंड से रब करती रहती हैं, देखा है? नहीं देखा? तो उसमें एक नीचे खासकर चेन लगाई जाती है ताकि वो जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो, हाँ, तो वो चार्ज सारा ग्राउंड के अंदर चला जाए। अदरवाइज मतलब थोड़ा बहुत भी अगर वहाँ पे कुछ हुआ तो टैंकर तो पूरा उसके अंदर तो है ही है ऑयल, ठीक है। तो ये जो आपका स्टैटिक चार्जेस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं अब तक, स्टैटिक चार्जेस क्या, बस इतना ही आपके लिए ज़रूरी था। अब इससे बहुत आगे की चीज़ें हैं, फिर उसको हम लोग फिर कभी देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं मूविंग चार्जेस में। देखिए, जो कोई भी एटम अगर उसका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो चार्ज को ईजिली नहीं जाने देगा। अच्छा, चार्ज को नहीं जाने देगा तो कहाँ फंसाएगा? उसने फंसा के कहाँ रखा है, बताओ जरा। जो चार्ज को अपने अंदर से निकलने नहीं दे रहा, चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन तो नहीं मूव करेंगे ना। यहाँ पे हम चार्ज का मतलब क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी का वर्क फंक्शन बहुत हाई है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियर फोर्सेस से उसने बहुत तगड़े से बांध के रखा है ना उसको, बोलिए। और ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं जो जाने नहीं देते जल्दी? अरे बहुत आसान है, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, बोलो। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर बोलते हैं। इनको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, पढ़ोगे तुम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में, तो इनको इंसुलेटर बोलते हैं। यानी जो चार्जेस को पकड़ के रखते हैं, मूव नहीं होने दे रहे। हाँ, आपने रब किया तो थोड़ा बहुत चार्ज उनके ऊपर आ गया दूसरे की तरफ से, ठीक है। अदरवाइज ये अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनको निकलने नहीं दे रहे हैं। वहीं पे दूसरे मटेरियल होते हैं जिसमें क्या होता है, जो जैसे ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से घूम रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है। देखो इस तरह भी समझ सकते हो। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ कितने हैं? ए और बी, बताओ। आउटर मोस्ट शेल में बी में कितने हैं? 4 हैं। और ए में कितने हैं? 6 हैं। हम एक और बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? देखिए 3 है, 3 है। अब इन तीनों में से सबसे आसान इलेक्ट्रॉन को निकालना कहाँ पे है? ये सी वाले में, थर्ड वाले में। यहाँ निकालना आसान है ना, यहाँ थोड़ा और मुश्किल, यहाँ और सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना। अच्छा, यानी कि अगर हम इस कोई और एटम ले लें जिसमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो दो बचे हैं, तो इसमें और आसान हो जाएगा निकालना, है ना। यहाँ निकालना और आसान हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। क्यों? ऐसे ही है, हाँ। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो वो इजिली वहाँ से निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सबसे कम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 से कम नहीं हो सकते। इसका मतलब जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वहां से तो इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा आसान होगा। 2 में थोड़ा मुश्किल होगा, 3 में थोड़ा उससे ज्यादा मुश्किल होगा, और आपको पता है 4 में फिर निकाला नहीं जा सकता है। आपने वैलेंसी पढ़ी होगी, वैलेंसी में पढ़ा है ना कि 4 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज नहीं कर सकता है। फिर वो तो या तो एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा, बोलो। अरे तो बहुत बेसिक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। कार्बन के बारे में इसीलिए पढ़ा ना, टेट्रावैलेंसी होती है उसकी, टेट्रावैलेंट होता है। क्यों? वो लूज नहीं कर सकता, वो 4 अलग से शेयरिंग कर लेगा, वो सही, उसको मंजूर है, लेकिन वो लूज नहीं कर सकता। क्लियर है? तो 3 तक तो ईजिली लूज हो जाता है, यानी जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 है वो लूज कर जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 2 है वो लूज करके स्टेबल हो जाएगा। 3 वाला भी मान सकते हैं स्टेबल हो सकता है लूज करके, लेकिन 3 से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फिर वो पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर है ये बात? इतना क्लियर है सबको? बोलो। तो इसका मतलब ये है कि जिन एटम्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 होंगे, सिर्फ यहीं से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल नहीं सकते। इसका मतलब इसके अलावा जितने एटम होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं उनको? इंसुलेटर बोल सकते हैं, बोलो भाई। इंसुलेटर बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं है उसके अंदर से, इजिली वो लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। जो लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे उनका देखिए क्या होना है। जैसे कॉपर का एग्जांपल लेते हैं हम। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 29। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे इतना बड़ा पाप मत करो यार, घोर पाप कर दिया हैं। कितना होता है? 1 या 2? भाई किसी को नहीं याद है तुम लोगों में? कॉपर 29 है, जरा बना लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना आसान है बनाना। हाँ 1 होता है, 29 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1। आउटर मोस्ट शेल में कॉपर के ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। कितनी शेल होंगी? शेल कितनी होंगी? अब ये सब मत पूछिए हैं, कह दो 4। ये मान लो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है कॉपर का, ठीक है। कॉपर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या कर जाएगा, अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलता है? रबिंग से अगर बाहर निकल रहा है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको बाहर निकलने पे मजबूर कर रही है? बताओ। अगर रब करते हैं, हाँ कौन सी ऐसी चीज़ है? हाँ थर्मल एनर्जी। अरे थर्मल एनर्जी, जब रब कर रहे हो तो कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है? थर्मल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो कुछ जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो हो सकता है उसको रब करने की भी जरूरत ना हो, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी उसको मिल गई तो वो बाहर निकल गया। तो कॉपर में यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर पे ही बाहर निकल गया। अच्छा एटम से बाहर निकला है, अपने एलिमेंट से बाहर नहीं निकला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एटम से बाहर निकला है। जैसे ये मान लिया कॉपर का वायर है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे बहुत सारे, और हर एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया बाहर, ठीक है। सबके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो निकल गया बाहर, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये इस तरह से। अब बताओ इस तरह से जितने एटम होंगे कॉपर में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो। जितने एटम, यानी मिलियंस ऑफ एटम है तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, इस तरह के खाली घूम रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। इसका मतलब इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर घूम सकते हैं बाहर निकलकर। क्लियर है? यानी कौन मूव कर रहा है? बोलो। चार्ज मूव कर रहा है ना यहां से। हाँ तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो चार्ज स्टैटिक चार्ज था, यानी आपने रब किया, एक से कूद के दूसरे पे चला गया, अब दूसरे पे है, दूसरे को नेगेटिव बना दिया, उसको पॉजिटिव बना दिया, अब दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बैठे हुए हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन को अंदर मूव करने के लिए जरूरी है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर कम है तो वो निकलने देगा, और निकल के वो उसकी कॉलोनी में घूमते रहेंगे। ये पूरी कॉलोनी है और ये हर एक अपने अपने घर से निकल आया बाहर, ठीक है। वो जो अंदर जेल थी उसको तोड़ के बाहर आ गया, जो न्यूक्लियर फोर्सेस थे, तो वो अंदर अब मूव कर रहा है। तो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने अंदर इस तरह के चार्जेस को मूव होने देते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो। और ऐसे मतलब इत्तेफाक से इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में इन सबको नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं हम लोग इनको? मेटल्स बोलते हैं ना, मेटल्स बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में। कहाँ होते हैं? राइट साइड, लेफ्ट साइड? हाँ ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो फ्री ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इस बंधन को तोड़कर फ्री हो गए हैं और फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो चार्ज इसके अंदर मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और जो चार्ज मूव नहीं करते हैं, सिर्फ रहते हैं, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैटिक। हाँ, और उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको कूलम ने बताया कि क्या होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने दिया है? कूलम ने दिया। इतना अब तक सबको समझ में आ गया? अब तक हम लोग जो कुछ पढ़ रहे थे स्टैटिक चार्जेस के बारे में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? सब क्लियर है बिल्कुल। अब हम लोग ऐसे चार्जेस के बारे में बात करेंगे जो मूव करते हैं, जो फ्री हो गए हैं, उस बंधन से आजाद हो गए हैं। ठीक है, दे आर नो मोर स्टैटिक। ठीक है, दे आर डायनेमिक। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक चार्जेस हैं। तो ये डायनेमिक चार्जेस अब क्या कर रहे हैं? मोशन में आ गए हैं। मोशन में आने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? करंट का मतलब क्या होता है? अब तक हम मिटा देते हैं इसको, बताइए। अरे करंट का मतलब बताओ यार, पिछले साल ही बताया था जिन लोगों को, वो लोग तो बताएं। नहीं 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 बेटा, करंट 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 वर्ड मतलब उसका लिटरल मीनिंग पूछ रहे हैं, लिटरल। अभी हमने, हाँ फ्लो, बिल्कुल सही, फ्लो। करंट का मतलब होता है बहना, वाटर करंट भी होती है। ठीक है, ये देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट और करंट। ठीक है, करंट क्या है? करंट ये है कोई चीज़ फ्लो कर रही है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग?
वाटर करंट बोलेंगे, है ना। वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे एयर में एयर फ्लो कर रही है, देखिए ये पत्तियां फ्लो कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, एयर करंट कहलाएगी। हाँ, दिस इज कॉल्ड एयर करंट, ठीक है। तो करंट का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। करंट मतलब फ्लो, ये वाटर करंट है, ये हो गई आपकी विंड करंट हो गई या एयर करंट बोलिए यहाँ पे। तो करंट का लेना देना फ्लो से, फ्लो ऑफ एनीथिंग। अब अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, अगर चार्जेस मेटल वायर में भी हमने देखा ना, मेटल वायर में क्या होते हैं, मेटल वायर में कुछ इस तरह से देखिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको ये बहुत सारे एटम्स हैं चार्ज में, हर एक एटम का हमने यहाँ पे जूम्ड इन पिक्चर बनाया आपके लिए। ये देखिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो येलो कलर से दिखाए गए हैं, ठीक है। तो अब मेटल में क्या होगा, मेटल में आपको पता है आउटर मोशन में 2 हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है यहाँ से, नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ इसका वर्क फंक्शन, इसका वर्क, ऐसे क्वेश्चन दो कैसे बनाया जा सकता है, पूछेंगे इसका वर्क फंक्शन कम होगा ज्यादा होगा। हाँ, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकल सकता है यानी मतलब फ्री हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अब फ्री हो गया, देखिए इसका मतलब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ऐसे बोलिए, इस तरह के इस मेटल वायर में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्री तो खाली तो बैठेंगे नहीं, वो ऐसे ऐसे मूव अराउंड करते रहेंगे, घूमते रहेंगे इधर उधर उसी एटम मेटल में, मेटल वायर में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो रैंडम है, आपको दिख भी रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है ना, सब रैंडम मूव कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग से मतलब यहाँ पे क्या है, चार्जेस का फ्लो है, ठीक है। एनीथिंग नहीं, यहाँ पे चार्जेस की फ्लो की बात हो रही है, जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं इसमें, चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉन, जो सॉलिड्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होगा, सॉलिड वायर जो हैं आपके घर में यूज होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड हैं तो लिक्विड में दोनों मूव करते हैं। देखिए सॉलिड में प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, जबकि लिक्विड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आयन्स बन जाते हैं ना। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसके अंदर गया तो जैसे H2O है, H2O में 2 कौन से आयन बनेंगे, पानी में कौन से 2 आयन बनेंगे, H प्लस O माइनस या H3O प्लस, चलो अच्छा छोड़ते हैं। आयंस क्या होगा, आयंस में इतना याद रखो कि 2 बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। चार्ज कैरियर्स देख लिया हमने। इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब किसका फ्लो है, चार्जेस का फ्लो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना चाहें तो हम समझ गए चार्जेस का फ्लो है, चार्ज फ्लो करते हैं, कहीं पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मान लो एसी हमारा कितना इलेक्ट्रिक करंट खाती है, अगर हमें ये पता करना हो इलेक्ट्रिक करंट एसी कितना ले रही है, मोबाइल कितना ले रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेजर करें इलेक्ट्रिक करंट को, चलिए उसको पता करते हैं। तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी तक देखा है, बताओ जरा, चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, हाँ, तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, करंट को आई से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब इलेक्ट्रिक कितना करंट खा रही है, इसमें एक फैक्टर और है जो आएगा, कौन, टाइम, बिल्कुल सही, टाइम आएगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए आपने एसी चलाया है। तो इसका मतलब ये है कि जब चार्जेस टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो करते हैं तो उसको हम बोल जाते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट वर्ड जब आया तो इसका मतलब किससे कंपेयर हो रहा है, टाइम से, हाँ। तो रेट ऑफ फ्लो, कितनी टाइम में कितना चार्जेस का फ्लो हुआ वो करंट बनाएगा। इसका मतलब चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम कहलाता है करंट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं वो कितने टाइम में कितने फ्लो कर रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि कितनी करंट बनी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए चार्जेस ज्यादा फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी ज्यादा होगी, है ना, कम टाइम में अगर ज्यादा चार्जेस, हाँ। दूसरी चीज क्या है, चार्जेस अगर कम फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी कम होगी। अच्छा, स्पीड ऑफ चार्ज भी मैटर करेगा ना, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा चार्जेस फ्लो कर जाएंगे कम टाइम में, है ना भाई, स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा चार्जेस फ्लो कर जाएंगे, आपको ज्यादा करंट मिलेगी, हाँ। तो बस इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि करंट को हम कैसे मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया है, इतने से वायर के इतने से हिस्से में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वहां से हमें मिल जाएगा आपका कि करंट कितनी बन रही है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये एक वायर है, इस वायर में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, उसमें देखिए इस हिस्से में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, हमने हिस्सा ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, देखा 1 सेकंड में यहाँ पे कितने चार्जेस फ्लो कर गए। तो हमने देखा कि 1 सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो कर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, ठीक है, हाँ।
क्या, जोर से बोलो। कितना भी, कोई पर्टिकुलर एरिया, अब जितना भी हो सकता है, अगर न्यूमेरिकल में दिया होगा तो दे सकते, वैसे न्यूमेरिकल इस पे आएगा नहीं, इस पे कॉन्सेप्ट पे, यानी कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लिया जा सकता है जहां हम जज कर सकें, पता कर सकें कितने चार्ज निकल रहे हैं। तो Q/T से निकाल लेंगे, और Q/T फॉर्मूला हो गया आपका। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, Q को कूलम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में, तो Q कूलम पर सेकंड हो गया। अच्छा, इनको हेनरी एम्पियर को ऑनर करने के लिए इसकी एक यूनिट और है, कौन सी, एम्पियर। ठीक है, तो SI यूनिट एम्पियर ही है, याद रखिएगा, SI यूनिट में आपको एम्पियर ही लगाना है। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला हमने देख लिया, Q/T SI यूनिट हो गई आपकी, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ टाइम, कूलम पर सेकंड। ठीक है, जिसको एम्पियर भी लिखते हैं। अच्छा, करंट को मेजर कैसे करते हैं, करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलते हैं इसको, एमीटर। ठीक है, हाँ, एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज पैरेलल क्या है, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो उसके परेशान मत हो, बस इतना याद रखो कि इसको सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको हेनरी मैरी एम्पियर के नाम पे, एम्पियर इसका वो दिया गया है यूनिट। ठीक है, तो आपको डिफाइन करने को आता है 1 एम्पियर क्या होती है। तो 1 एम्पियर वो होती है कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए पास कर जाए किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, तो उस 1 एम्पियर करंट बनती है। ठीक है, इसकी छोटी यूनिट्स भी होती हैं। 1 मिली एम्पियर है जो 10⁻³ एम्पियर होती है। 1 माइक्रो एम्पियर है जो 10⁻6 एम्पियर है। ठीक है, क्लियर है ये बात, बोलिए। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, अब आपकी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है।